स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर्स करने जा रहे हैं वो आपकी मैथ्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है। मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये सीबीएसई के अंदर, राजस्थान बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, सभी के अंदर जो है ये चैप्टर्स है। सारी बुक्स के अंदर ये चैप्टर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्याओं वाला हम चैप्टर करने जा रहे हैं, उससे पहले, चैप्टर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएं जो है वो कैसे विभाजित की गई है, संख्याएं कौन कौन सी तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तभी हम उस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। सबसे पहली संख्या प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं जो है उसको हम n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी जो है ये प्राकृत संख्याएं हैं। इन्हें प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। दूसरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे हम W से दर्शाते हैं, W से। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है। जो प्राकृत संख्याएं हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो ये कि प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 2 3 4 5 होती है, मतलब 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती है, यानी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, बाकी आगे वैसी की वैसी चलेगी। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इसको हम i से दर्शाते हैं, इसे हम i से दर्शाते हैं। इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, शून्य, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी आएंगी, यानी जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी संख्याएं इसके अंदर आएंगी, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। चौथा परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ठीक है, ये 9वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। परिमेय संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 5/7, तो ये जो है प्राकृत संख्या है। मैंने लिखा 6, नहीं सॉरी, परिमेय संख्या है। 5/7 ये परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 6, ये परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1 लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने लिखा 11, इसके बटे में 1 लिख सकता हूं, या 3/2। ये सारी संख्याएं जो है, ठीक है, ये सारी संख्याएं जो है, इन सारी संख्याओं को हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं, और इसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी खास बातें क्या है? ये शांत दशमलव होती है। आपने पढ़ा होगा शांत दशमलव क्या होता है। जैसे इधर जो है 3/2, 3/2 जो है वो शांत दशमलव है। ठीक है, 3/2, इसको भाग करूंगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 5/7 को मैं 7/5 करके दिखा दे रहा हूं आपको। अगर ये 7/5 हो तो 7/5 को अगर मैं करूंगा तो ये 1.4 आएगा। तो यानी इसका जो दशमलव है वो शांत दशमलव है। ठीक है, अब एक होता है जो है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या चीज होती है? अशांत दशमलव का मतलब होता है जहां पे आप भाग करते जाएंगे, लेकिन वो भाग जो है वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। उसे जो है हम अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, उसे जो है हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं कि आप भाग करते जा रहे हैं लेकिन संख्या जो है वो खत्म नहीं होती, उसे कहते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या है उसके अंदर बोला अशांत दशमलव है, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो दशमलव के बाद की जो संख्या है वो जो है उसकी आवर्ती होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है,
तो इसे आप जो है वो शांत दशमलव, इसे आप जो है परिमेय संख्याएं कहोगे। ठीक है, क्यों? यहाँ पे 1 4 1 4 1 4 ये बार बार जो है भाग तो नहीं हो रहा, पूरी तरह से भाग नहीं हो पा रहा, लेकिन दशमलव के बाद जो है संख्याओं की आवर्ती जो है हो रही है। तो अगर अशांत दशमलव हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो है दशमलव के पश्चात संख्याओं की आवर्ती हो रही है तो उसे भी हम लोग जो है परिमेय संख्या ही मानते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या यानी जिसमें अशांत दशमलव होता है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसमें जो है अशांत दशमलव होता है, उसे जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। अशांत दशमलव जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई आप संख्याओं को भाग करते जाइए, जैसे ही आ रहा है आपका, लेकिन जो है वो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, आप भाग करते जा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा, इसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल 9 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर वर्गमूल 3 आया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्गमूल 5 आया, वर्गमूल 7 आया तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, एक आपको चैप्टर के अंदर जो है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि आपने जो है पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से विभाजित होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है। 9 नहीं है क्योंकि 9 जो है वो 3 से ही भाग होता है। 11 या अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ अपने से भाग होता है। यानी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने से विभाजित होती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या क्या है? उन्होंने बोला सहभाज्य संख्या का मतलब जहां 2 या 2 से अधिक संख्याओं में सिर्फ एक उभयनिष्ठ होता है। एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप गुणनखंड करिए 23 के। ठीक है, तो आप कहोगे 23 के गुणनखंड तो ये करिए 23 और 1, या मैंने कहा 29 के करिए तो आपने कहा 29 और 1। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो है दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, एक जो है दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो इसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये सह अभाज्य संख्याएं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, चैप्टर से करने से पहले आपको पता होना चाहिए अलग अलग तरह की जो संख्याएं होती हैं उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आखिरी में आपको आएगा वो आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब ये क्या चीज है? ठीक है, ये क्या चीज है उसको समझिए। तो ये जो है एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं और उस काम को करने के चरण लिखे जाते हैं कि पहले हमने ये करा, फिर हमने ये करा, फिर हमने ये करा। ठीक है, उस प्रक्रिया को जो है हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो एक एल्गोरिथम है। ठीक है, इसको इस ढंग से लिखा जाता है a फिर उसके बराबर bq प्लस r। अब इधर a और b जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और r जो है वो शेषफल है। ठीक है, r जो है वो शेषफल है। तो अब मतलब इसका मतलब क्या है भाई, कैसे इसका इस्तेमाल है? मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप संख्या को विभाजित कर दें। ठीक है, 65 को आपने विभाजित करा, तो 65 को आपने इससे विभाजित करा तो आप कहेंगे भाई ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 65 को लिखेंगे 10 गुणा में 6 प्लस में 5, तो 65 आपका क्या हुआ यहाँ पे? ये आपका a हो गया। 10 आपका क्या हुआ यहाँ पे? b हो गया। 6 ये आपका q हो गया। ये
आपका आर हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से जो है यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है उसने इस चीज के बारे में बताया। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो है सिर्फ आपको इतना समझना है कि संख्याएं होती कैसे और उसको कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो एक्सरसाइज 2.1 है आपकी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2.1 जो है वो तो मतलब अलग अलग बोर्ड के अंदर है, कईयों के अंदर जो है ये 2.1 भी है, 1.1 भी है, ठीक है। जैसे आरबीएससी है, आरबीएस स्कीम के अंदर जो है 2.1 है, सीबीएसई के अंदर ये 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। और अलग अलग बोर्ड में जो है वो ज्यादातर जो है वो पहले चैप्टर है, ज्यादातर बोर्ड के अंदर ये पहला चैप्टर है, सिर्फ आरबीएससी के अंदर जो है ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाना जो है वो स्टार्ट करूंगा। आपको ध्यान से उसको समझना है, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले ये चीजें जो है वो आपके क्लियर होनी जरूरी है, नहीं तो आप चैप्टर को लेके जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूंगा।